श्रद्धेय महानुभाव, आइए हम लोग रसायन शास्त्र के अंदर एक शब्द है विलयन, इस पर विचार करते हैं। और व्याकरण के दृष्टिकोण से विचार करने के बाद शब्दों को समझना कितना सरल हो जाता है और शब्दों को समझने के बाद विषय वस्तु को समझना और अधिक आसान हो जाता है। इस पर हम लोग चिंतन करें। शब्द है विलयन। विलयन शब्द पर यदि हम विचार करें तो वी उपसर्ग है और ली द्रवीकरणे धातु है। द्रवित होना, गतिशीलता की ओर ले जाना, द्रव की ओर ले जाना, यही ली का अर्थ है। और इसमें वी लगा दिया गया और लीट प्रत्यय कर दिया गया। लीट प्रत्यय का योड़ नाकों से अन होकर के ली से ले और ले से आय होकर और अन होकर विलयन, यानी कि जिसमें जो भी समाहित हो जाए और समाहित होने के बाद जो दिखाई पड़ रहा है, जो घोल के रूप में दिखाई पड़ रहा है, वो विलयन है। तो इस पर हम लोग व्याकरण से जब विचार करते हैं तो बनता है विलयति इति विलयनम, जिसके अंदर कोई भी चीज को लय कर दिया जाए, आत्मसात कर दिया जाए, उसमें मिला दिया जाए, तलीन कर दिया जाए। आँखों से जो ठोस पदार्थ दिखाई पड़ते थे, अब आँखों से ठोस पदार्थ दिखाई न पड़े और उसके अंदर उसके गुण जो हैं वो पूरा का पूरा द्रव में चारों तरफ फैल जाए और द्रव में और ठोस में अंतर दिखाई न पड़े, वह विलयन है। जैसे उदाहरण के लिए हम यदि जल लेते हैं और उस जल के अंदर चीनी डालते हैं, जल और चीनी को मिलाने में जल का भी कुछ मात्रा है और चीनी की भी कुछ मात्रा है। अतः उस मात्रा पर हम लोग बाद में विचार करेंगे। हम कल्पना करते हैं कि एक गिलास जल लेते हैं और उसमें एक चम्मच चीनी को मिलाने का प्रयास करें। मिलाने के बाद कुछ क्षणों के बाद देखते हैं कि वह जो चीनी ठोस के रूप में था, अब वह नहीं दिखाई पड़ता, यानी कि वह जल के साथ आत्मसात हो गया। ऐसी परिस्थिति में उसको विलयन कहा जा रहा है, उसको घोल कहा जा रहा है। घोल में घुल है, घोल में घुलना है, यानी कि उसमें मिल गया, घुल गया। इसी बात को विलयन कहा जा रहा है। विलयन में भी उपसर्ग है और ली द्रवीकरण है, यानी कि उसका द्रवीकरण हो गया। द्रवीकरण यानी कि उसकी जो आकृति थी वो द्रव में परिणत हो गई। द्रव के जैसा वह चीनी भी घुल करके हो गया। यही द्रवीकरण है, यही विलयन है। तो इस विलयन में हो क्या रहा है, तो एक शब्द आ रहा है विलेय और एक शब्द आ रहा है विलायक। दोनों पर यदि विचार करें, विलय पर विचार करें तो वी उपसर्ग है, ली द्रवीकरण अर्थ में धातु है और ली के अंत में चूंकि स्वर है इसलिए अचो यत से यत प्रत्यय रखें और पुनः ली को ले और यह होकर के विलेय बन गया। अरह कृत्य अतिरिक्त सूत्र से यत प्रत्यय अरह अर्थ में है, योग्य अर्थ में है। इसका अर्थ हो गया घुलने योग्य, द्रवीकरण होने योग्य, द्रवित होने योग्य, द्रव जैसा लगने योग्य, ये कहलाएगा विलेय। तो चीनी विलेय है, वो घुलने योग्य है, द्रव के जैसा
अपनी आकृति को बना लेने योग्य हो गया, अतः वो हो गया विलेय। और एक शब्द है विलायक। विलायक में भी विउपसर्ग है और ली द्रवीकरणी अर्थ में धातु है और पूरा नौल त्रिजव से नौल प्रत्यय होकर के योर नाकों से ऊ को अग होकर के ली ले लायक विलायक, यानी कि लय से लायक बना हुआ है। वहाँ पर साफ स्पष्ट वृद्धि दिखाई पड़ती है और अयादि संधि का समावेश होकर ली और ली को लई और लई को लाए विलायक। तो ये कर्ता के अर्थ में है, कर्तरीकृत है, इसमें हो गया घुलाने वाला। तो जल में यदि हमने चीनी को डाला तो जल हो गया घुलाने वाला विलायक और चीनी घुलने योग्य विलेय। अब विलेय हो गया घुलने योग्य और विलायक हो गया घुलाने वाला। घुलने योग्य और घुलाने वाला दोनों का जब संबंध स्थापित हुआ तब वह बन गया घोल, जिसको हम कहते हैं विलयन। इस बात को यदि हम व्याकरण के शब्दों से समझ लें और पुनः विषय वस्तु का अध्ययन करें तो पढ़ना बड़ा सरल हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने शब्दों तक पहुँचने के लिए व्याकरण की बात कही थी और व्याकरण के द्वारा शब्दों तक पहुँचे और शब्दों की गहराई में पहुंचकर विषय वस्तु को याद रखना आसान हो जाता है और इससे रटने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए विलयन में विलेय है, विलायक है। विलेय और विलायक, विलायक में विलेय के घोलने से जो घोल बनता है वो विलयन है। इस प्रकार विलयन, विलेय, विलायक को समझने के बाद एक शब्द और है कि ठोस में द्रवों की विलेयता। ठोस कौन हुआ? चीनी। और ठोस के बारे में हम सब जानते हैं और वो चीनी जो है वो अपनी आकृति में है, अपने भार में है, अतः वो ठोस है। और जब द्रव है तो उसकी आकृति जैसा पात्र है वैसी आकृति है, लेकिन भार वही है। अतः इसके अंदर जब हम विलेयता की बात करते हैं तो एक विलेय है जो घुलने योग्य है और एक विलायक है जो घुलाने वाला है। अब इसमें विलेयता, विलेयता में विलेय में तस्य भावस्तु तलब से तल प्रत्यय लग के विलेयता बना हुआ है, यानी कि घुलने के भाव, कितना अधिक चीनी को हमने उसमें घुला दिया है वो विलेयता है। जैसे हम कहते हैं बचपना, हम कहते हैं लड़कपन, बुढ़ापा, ये उसका भाव है। ठीक उसी प्रकार से भाव का मतलब भवति भाव, उसमें कितना वो घुल पा रहा है वो विलेयता है। कितनी विलेयता है? एक गिलास चीनी में और एक गिलास पानी में विचार करेंगे तो एक गिलास पानी में, एक गिलास जल में चीनी को कितना घुलाया जा सकता है वह उसकी विलेयता है। घुलने योग्य का भाव कितना है, कितना उसमें घुलाया जा सकता है, तब वह घोल बना रहेगा। और उसके अंदर एक ऐसी अवस्था आएगी जब वो नहीं घुल पाएगा, तब संतृप्त, वो तृप्त तर्पण अर्थ में है, वो तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया, अथवा वो संतृप्त हो गया। और एक अवस्था आई जब चीनी को घोलते चले गए और चीनी घुलता चला गया, तब वह अवस्था असंतृप्त है। और एक ऐसी अवस्था आई कि जब हम देखें कि चीनी नहीं घुल रहा है तो जल को गर्म करना शुरू किया और जल को गर्म करने पर पुनः चीनी जो है घुलने की स्थिति में आ गई, तब हम कहते हैं अति संतृप्त। तो घोल तो है, विलयन तो है, लेकिन वो तीन अवस्था को धारण किया, एक संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त। तो ये घोल के अंदर अवस्था है, एक विलेय है, एक विलायक है, और विलेय और विलायक के द्वारा विलयन है। और उसके अंदर जो घुलने का भाव है, कितना अधिक से अधिक घुलाया जा सकता है, वो विलेयता है। अतः ठोस को द्रवों में घुलने की विलेयता पर यदि चीनी और जल में विचार करते हैं तो स्पष्ट होता है कि विलेयता जो है, विलेय से
विलयता के भाव में गया। घुलने योग्य का कितना भाव है, कितना उसमें अधिक से अधिक घुलाया जा सकता है, ये विलयता का भाव है। और घुलने योग्य, चीनी कितना घुलने योग्य है वो विलेय है। और जल कितना घुला सकता है वो विलायक है। इसी प्रकार से जल की जगह पर हम दूसरी वस्तु रख सकते हैं, चीनी की जगह पर दूसरी वस्तु रख सकते हैं, कोई केमिकल रख सकते हैं और बेंजीन आदि ले सकते हैं। और कौन कितना घुलता है और कितना घुलाता है इसको प्रयोग करके हम देख सकते हैं। लेकिन जब शब्दों को समझ लेते हैं उसके बाद हम रसायन शास्त्र में प्रयोग करने के लिए अग्रसर होते हैं, तब पढ़ना पढ़ाना बड़ा सरल हो जाता है। धन्यवाद।